आज से हम लोग लेक्चर में करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट को पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा चेंज भी आएगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और चूंकि हमको करंट अफेयर्स पढ़ना ही है, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि कोई भी वीक में एक डेज जो मैं डिसाइड करूंगा, उस दिन मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस लूंगा। क्या चल रहा है देश दुनिया में और क्या हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज करंट अफेयर्स का फर्स्ट लेक्चर है। ये लेक्चर स्पेशली डेडिकेटेड है अभी जो 17 मार्च को एग्जाम होने वाला है यूपीपीसीएस का। तो उसके लिए तो है ही डेडिकेटेड। साथ में आगे जो आपका यूपीएससी का जो प्रीलिम्स आने वाला है, तो उसके साथ में उसका भी करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स हम कैसे कवरेज करेंगे? जो जो न्यूज चलता रहेगा वो तो हम कवरेज करते ही रहेंगे, बीच बीच में हम पिछला भी लेते रहेंगे। तो जब हम पिछला भी लेते रहेंगे तो धीरे धीरे करके वो जो है एक दो महीने में वो भी खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एग्जाम पे लोड नहीं आएगा। तो आज से आप अपना करंट अफेयर्स का एक अलग नोट्स बना लें, जिसपे आप करंट अफेयर्स की जो भी घटनाएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो क्लास में ही कवर हो जाएंगी और याद और सुनना उससे जो है हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये जो करंट अफेयर्स में कवर करूंगा, ये सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। इसका जो अप्रोच होगा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए होगा। तो आज हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है, वो टॉपिक जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये टॉपिक वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशन का है, लेकिन इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐसी भी मिलेगी जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी, राइट? क्योंकि चीजें इंटर रिलेटेड है। तो आज हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं, उसका मुख्य मुद्दा क्या है? वो है हूती अटैक्स रेड सी में। तो आप जो देख रहे हैं ये टॉपिक है हूती अटैक्स। जो लाल सागर है, इसको हम लाल सागर कहते हैं, और यहाँ पे जो हुतीज हैं उनका अटैक हो रहा है। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, सबसे पहला बात ये है कि सर हमको तो ये नहीं पता कि रेड सी कहाँ पे है। बेसिक बातें बता रहा हूँ कि मान लिया हमको यही नहीं पता कि रेड सी कहाँ पे है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो है हमारे मैप को हमें देखना होगा और हमें समझना होगा। तो हम यहाँ पे जो मैप देख रहे हैं, इसमें आपको यहाँ पे रेड सी दिख रहा है, देखिए ये लाल सागर है, ठीक है, ये रेड सी है। और आप देखेंगे ऊपर स्वेज कैनाल है। अब जो रेड सी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ अडेन है, या अदन की खाड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। लोकेशन हमेशा ध्यान रखना। एक बार आपके माइंड में ये लोकेशन हो जाती है, तो मतलब आप इसको समझ लेते हैं, तो आपके लिए एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ये गल्फ ऑफ अदन है, और यहां से आप देखेंगे ये रेड सी है, और यहाँ पे जो स्वेज कैनाल है, एक्चुअली नहर बनाई गई है जो कि रेड सी को, मेडिटेरियन सी जो है भूमध्य सागर है, उसको स्वेज नहर जो है कनेक्ट करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि स्वेज नहर किसको कनेक्ट करती है? तो स्वेज नहर जो है रेड सी, लाल सागर को भूमध्य सागर या कि यानी कि मेडिटेरियन जो सी है उसको कनेक्ट करती है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट था, वो ये था कि आपको ये दिखाया जाए कि लाल सागर कहाँ पे है। अब हम फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं। तो जो मैंने आपको हेडिंग बताई थी, अच्छा अब हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं? इस टॉपिक को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल न्यूज होती है उससे संबंधित है। और उसमें आप देखेंगे कि जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 है, वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की हमेशा जो है संभावना रहती है, या पोटेंशियल रहता है किसी भी एग्जाम में। यहाँ पे क्वेश्चन बनाने का तरीका सिर्फ ये है कि जो चीज चर्चा में रहती है, जैसे कि यूक्रेन काफी लंबे समय से चर्चा में था, तो उन्होंने प्रीलिम्स 2023 में पूछ लिया कि कितने देशों के जो बॉर्डर हैं वो यूक्रेन के साथ शेयर करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी above mentioned countries share a land border with Ukraine। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया। तो हम वो सारे
पोटेंशियल भी देखेंगे यहाँ पे, वो सारी चीजें भी आपको बताएंगे जिस ढंग से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि कोई कहीं पे कोई क्राइसिस हो, तो उस क्राइसिस के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये समाचारों में क्यों था, ये न्यूज में क्यों था, ऐसा आपसे पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ आप एक प्रश्न देख सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। फिर उसी हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये प्रश्न जो है वही इंग्लिश में है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो हमेशा हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया कि ये समाचारों में क्यों थे, ये जो एरिया है, ये एरियाज क्यों न्यूज में थे, बेसिक से क्वेश्चन है। तो अगर हमारा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं कि समाचारों में क्यों रहे ये। देखिए, रीजंस ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज, रीजंस फॉर बीइंग इन न्यूज, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इस प्रकार से क्वेश्चन एक और पूछा गया। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन यही 2023 के एग्जाम में, ठीक है। तो ये समाचार का कौन सा, समाचार में कौन कौन से जो एरियाज है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट रहा है और वो किस देश से रिलेटेड है या किस देश से संबंधित है, उस प्रकार से आप फिर देखेंगे। यही क्वेश्चन जो है इंग्लिश में है आपके लिए। तो हम न्यूज़पेपर इसलिए ही पढ़ते हैं ताकि हमको जानकारी हो। यहाँ पे मैंने आपको लाल सागर के बारे में बताया। अब देखेंगे कि जो हुतीज हैं, हुतीज लाल सागर में यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यमन है, ये यमन है, यमन एक देश है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जिबूती है, ठीक है। यहाँ पे जिबूती है, शायद आपको दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है ठीक से, ठीक है। न दिखे तो बताना। ये जो है जिबूती है और यहाँ पे यमन है, और इसके बीच में यहाँ पे जो गल्फ ऑफ अडन है, इसके बीच में यहाँ पे बहुत सकरा सा 17 नॉटिकल माइल्स समुद्र की जो दूरी होती है उसे हम नॉटिकल माइल्स में नापते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पे इतना छोटा सा क्षेत्र है, और सारे जो शिप होते हैं, जहाज होते हैं, वो यहाँ से, जो शिप्स होते हैं यहाँ से निकल के और यहाँ लाल सागर में जाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर यहाँ पे कोई आके बीच में अवरोध बन जाए या फिर बीच में परेशानी क्रिएट करे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो यहीं पे क्या हुआ है, जो यमन है इस क्षेत्र में, यहाँ पे यमन है, यहाँ पे एक जगह है जिसको हम बोलते हैं, देखिए, बब अल मंदेब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बब अल मंदेब। तो ये जो बब अल मंदेब है यहाँ पे, ये यहाँ पे यमन के लास्ट में है, कोस्टल आप कह सकते हैं, यहाँ पे कोस्टल रीजन में है, ये समुद्र के एकदम तट पे है, ये इससे लगा हुआ समुद्र है। तो यहाँ पे जो है हुतीज जो है यहाँ से अटैक कर रहे हैं, और जब ये अटैक कर रहे हैं तो जो शिप हैं उनको आने और जाने में बहुत सारी परेशानी हो रही है, बहुत सारी दिक्कत हो रही है। अब सवाल यहाँ पे ये है, ये इसे हम चोक पॉइंट भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ये चोक पॉइंट भी कहते हैं। चोक पॉइंट का मतलब चोक कर देना, रोक देना। तो पूरे दुनिया में कौन कौन से चोक पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल जो है ये एक चोक पॉइंट के रूप में हम इसको देख सकते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे कि ये आपको मैं जो मैप दिखा रहा हूं, ये मैप आपको यमन का दिखा रहा हूं। एक्चुअली जो हूती विद्रोही हैं, इन हूती विद्रोहियों ने क्या किया है, जो अटैक किया है, ये हूती विद्रोही, ये जो टेरिटरी आपको यमन की दिख रही है, ये वाली, ये देखिए, हूती कंट्रोल्ड टेरिटरी, हूती कंट्रोल्ड टेरिटरी। अब देखिए, जो रेड सी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड सी है, रेड सी का जो कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया पे उनका कमांड है। आप देखिए यहां तक, ये पूरा जो कोस्टल एरिया है यहां तक पूरा हूतीज के अंडर में है। अब चूंकि ये हूतीज के अंडर में है तो फिर हूतीज जो चाहेंगे वो करेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है जो हमें जानना चाहिए, कि जो यमन है, जो कंट्री है, इसकी जो कैपिटल है वो सना है। हमें यहाँ पे ये जानना चाहिए
कि यमन की कैपिटल क्या है या उसकी राजधानी क्या है। तो यमन की जो राजधानी है वो सना है। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि ये जो कैपिटल है, ये जो हुतीस के अंडर में है। अब हम देखेंगे यहां पे कि जो इनके कारण, ठीक है, इनके कारण पहले मैं आपको हुतीस के बारे में बता देता हूं। तो हुतीस क्या है? हुतीस जो है एक मिलिशिया कह सकते हैं, ग्रुप है। मिलिशिया ग्रुप का मतलब क्या होता है? ये ऐसा समूह है जो, ये एक ऐसा समूह है जो यमन के अधिकांश जो हिस्सा है उसको ये कंट्रोल करता है, और ये यमन की राजधानी को भी कंट्रोल करता है। और ये जो ग्रुप है ये 1990 में इमर्ज हुआ, 1990 के दशक में ये इमर्ज हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नॉन स्टेट एक्टर हैं। ये नॉन स्टेट एक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसे कह सकते हैं ये एक्टर है जो सरकार से रिलेटेड नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, इसीलिए इनको हम नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं। तो ये इनकी आइडियोलॉजी क्या है आखिर? ये पहली बात मैं आपको यहां ये समझा देता हूं। और एक बात कि जो यमन है, यहां पे ये इन्होंने विद्रोह किया हुआ है। यमन की जो गवर्नमेंट थी, तो यमन की गवर्नमेंट के लिए इन्होंने आरोप लगाया, एलिगेशन लगाया कि भाई आप लोग जो है अमेरिका को फेवर करते हैं, आप लोग सऊदी अरब को फेवर करते हैं, और इसलिए जो है ये एक सिया लड़ाके हैं, सिया और सुन्नी। अगर हम देखेंगे तो मुस्लिम धर्म में दो, सिया और सुन्नी, इनका भी एक झगड़ा है। तो अगर हम देखेंगे तो सिया जो हैं वो ईरान के हैं, और ये लोग भी सिया हैं। और यहां पर सऊदी अरब सुन्नी है। तो इसके कारण यहां पे इनका मानना यह है कि आप जो है अमेरिका के और सऊदी अरब के कह सकते हैं पपेट हैं आप गवर्नमेंट को, और इन्होंने विद्रोह कर दिया और इन्होंने इतना क्षेत्र जो है अपने कब्जे में ले लिया। और ये इनकी जो आइडियोलॉजी है या इनकी जो विचारधारा है वो यूएसए को अपोज करना, यूएसए का विरोध करना और इजराइल का विरोध करना। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी इजराइल का और हमास का जो है वो वॉर चल रहा है। ऐसे में ये जो हूती जो ग्रुप है, मिलिशिया ग्रुप है, इन्होंने क्या किया है? हमास को सपोर्ट किया है। और जो हमास को सपोर्ट किया है, तो ऐसे में हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही है। तो इनका मानना यह है कि हम क्या कर सकते हैं? तो हम इजराइल को जाने वाले और इजराइल से आने वाले लाल सागर में जितने भी शिप हैं उनको हम क्या करेंगे? उन पे हम अटैक करेंगे, अमेरिका की। ये स्थिति है। तो ठीक है, अब इन्होंने जब अटैक करना शुरू कर दिया तो पहले तो ये इजराइल के जो शिप थे उन पे कर रहे थे, बाद में सभी पे करने लगे। इनका एजेंडा ये है कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसका उसका जो अटेंशन है ये इनकी तरफ जाए। और इसीलिए जो है ये क्या कर रहे हैं? इसीलिए ये इस तरीके के अटैक जो है कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर ये अटैक कर रहे हैं तो इनके पास वेपन्स कहां से आते हैं?
इनके पास हथियार कहां से आते हैं, कहां से लड़ाई लड़ते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि ये ईरान के द्वारा सपोर्टेड है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ईरान जो है इनको वो वेपन्स सप्लाई करता है। तो जब ईरान इनको जो है वेपन सप्लाई करता है, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जो है अपना, कह सकते हैं कि अटैक जो है स्टार्ट कर दिया। अब जब अटैक स्टार्ट कर दिया तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि आप देखेंगे ये जो चौक पॉइंट है यहाँ पे, ये वाली एरिया, ठीक है। अब मैं फिर से आपको बता रहा हूं, यहां से जो है इन्होंने इस क्षेत्र में इनको, आप देखेंगे मैंने आपको जो बताया है ये वाला जो एरिया, यहाँ पे इन्होंने अटैक करना चालू कर दिया, ठीक है सर। अब इन्होंने जब अटैक कर दिया तो ये कहां कहां पे एक्टिव है ये मैंने आपको बताया। और सवाल ये है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक प्रॉब्लम क्या है? इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने प्रॉब्लम ये है कि देखिए, इस समय जो पूरी दुनिया है वो बटी हुई है, डिवाइड है। कुछ लोग पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हमास को सपोर्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज रशिया और चाइना, रशिया आपको जैसे कि मालूम है कि वो अमेरिका के एकदम विरोधी है। आपको पता है चाइना अमेरिका की बनती नहीं है। तो ऐसे में एक डिवाइड है पूरी दुनिया में, एक विभाजन देखा जा रहा है इस बात को लेकर। भारत के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भारत का दोस्त कौन है? ईरान है। और भारत का दोस्त अमेरिका भी है। भारत का कौन दोस्त नहीं? सिर्फ पाकिस्तान और मालदीव, इस समय की बात कर। बाकी तो, या एक और देश है जिसका नाम तुर्की है, तुर्की। बाकी जनरली सभी देशों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। तो यहां पे हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस स्थिति में जो पूरी दुनिया के जो जहाज हैं, ये पूरी दुनिया की जो शिप हैं, इनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्योंकि कोई भी जहाज जो है, देखिए, कोई भी शिप जो है पूरी दुनिया में, हमारे पास एक वाटर ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और एक सस्ता माध्यम है। एक जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये बहुत, कह सकते हैं, कॉस्टली नहीं दूसरों की अपेक्षा। तो ऐसे में ये जितने भी शिप जाते हैं, जैसे यहां से जो शिप चलेंगे, देख रहे होंगे आप, यहां से जो शिप चलेंगे जितना, ये आप देखेंगे यहाँ पे जो अरेबियन सी है, जो अरब सागर है, अरब सागर से जितने भी जहाज जाएंगे वो यहाँ पहले जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, फिर यहाँ से, ठीक है, बाबल मंदेब से होते हुए, रेड सी से होते हुए, स्वेज कैनाल से होते हुए, मेडिटेरियन सी से होते हुए, और ये अटलांटिक जो सागर है, अटलांटिक जो, कह सकते हैं, ओशन है, उसमें ये जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे एशिया को अफ्रीका से कनेक्ट करता है, यूरोप से कनेक्ट करता है। अब सोचो आप कि अगर यहां पे इस तरीके से अटैक होंगे तो यहां पे सबसे बड़ा लॉस जान का भी है, ठीक है, माल का भी है, और कंपनी को जो नुकसान होगा वो अलग होगा। और उससे जो हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो रुकेगा, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो रुकेगा। और जब इंटरनेशनल ट्रेड रुकेगा तो एक सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी दुनिया में। और जब पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो चीजें कॉस्टली हो जाएंगी, लोगों को मिलेंगी नहीं समय पे। अब जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल इस समय यूरोप में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो यूरोप में ठंडे कपड़े चाहिए, कहां से आएंगे? तो ये कंटेनर जाते हैं यहां से। और सबसे बड़ा ये एनर्जी, जो ऑयल टैंकर्स हैं वो भी यहां से सप्लाई होती है। तो ऑयल, एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा हो रहा है। देखिए आप, ऊर्जा जो सुरक्षा है उसको खतरा हो रहा है। तो जितने भी शिप हैं वो क्या करें? तो वो क्या कर रहे हैं? वो इस रास्ते को ही अवॉइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो रीरूट कर रहे हैं अपने आप।
अब बी रूट कहां से कर रहे हैं? अब वो शिप सभी जो है यहां से रास्ता होके यहां से जा रहा है, इस रास्ते को अपना रहे हैं, इतना लंबा रास्ता। और यहां पे आप लास्ट में जो देख रहे हैं, सबसे नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे नीचे, इसे हम बोलते हैं केप ऑफ केप ऑफ होप, केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप बोलते हैं इस जगह को। ठीक, यहां पे जो केप ऑफ गुड होप है, यहां पे, यहां से जो है ये साउथ अफ्रीका में है, ये ध्यान रखिएगा। और इतना लंबा रास्ता जो है ये सब तय कर। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि अगर आप इस रास्ते से जाते हैं और आप इस रास्ते से जाते हैं तो 10 दिन का अंतर होता है, आपको 10 दिन ज्यादा सफर करना पड़ेगा। और 10 डेज ज्यादा सफर करने का मतलब क्या है कि आपका जो फ्यूल है, आपका जो ईंधन है वो भी बढ़ जाएगा। और जब वो भी बढ़ जाएगा तो इससे जो है क्या होगा, इससे जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगा। और जब कॉस्टिंग बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई आएगी। चीजों की रेट, जब चीजें महंगी आएंगी तो रेट भी महंगे होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और जो जहाज होते हैं एक्चुअली उनका इंश्योरेंस होता है, और ऐसे में इंश्योरेंस कंपनीज भी अपने इंश्योरेंस को उन्होंने बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो अभी देखिए पूरी दुनिया में, पहले ही यूक्रेन की समस्या चल रही थी, दूसरी वो इजराइल की समस्या चल रही थी, तीसरी पता नहीं ये कहां से आ गई। तो ये यहाँ पे ये स्थिति है। और सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई बुरा पुलिस वाला नहीं बनना चाहता कि इनको कौन रोके। ठीक है, इनके लिए क्या किया जाए? अब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर मैं कहूं तो ये जो गेटवे है, मैंने आपको भी क्या बताया था, ये बताया था, ये देखिए ये गेटवे है जो बाबल मंदेब स्ट्रेट है, ये क्या है? खाड़ी है। ठीक है, संधि, जल संधि, सॉरी। ठीक है, खाड़ी गल्फ को बोलते हैं, ये क्या है? स्ट्रेट है। तो ये बाबल मंदेब जो है एक स्टेट है, और यहां जो है यमन में लोकेटेड है ये। और मैंने आपको बताया इसे हम गेटवे टू रेड सी कह सकते हैं, इसे हम गेटवे टू रेड सी कह सकते हैं। और इस चीज का क्या हो रहा है कि आप देखेंगे पूरी दुनिया में इसका जो है बहुत बुरा इम्पैक्ट हो रहा है। पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि बहुत सारे देश इसको लेके बहुत परेशान हैं। तो क्या किया गया इसके लिए, मतलब पूरी दुनिया में हो क्या रहा है इसके लिए? तो आप देखेंगे कि अमेरिका ने, अमेरिका के नेतृत्व में, लीडरशिप में, एक 20 देशों की एक जो नेवी है उस नेवी को बनाया गया। 20 देशों की नेवी का एक टास्क फोर्स बनाया गया, 20 कंट्रीज। और उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या ऑब्जेक्ट है? उसका ऑब्जेक्ट ये है कि यहाँ पे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड किया जाए, ये उसका उद्देश्य है। और इसीलिए जो है यहाँ पे एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसमें आप देखेंगे कि इसी कॉन्टेक्स्ट में एक ऑपरेशन चलाया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑपरेशन का नाम दिया गया इन हुतीज को निपटने के लिए, और ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। इस ऑपरेशन का जो नाम है वो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन क्या है। तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी जो गार्डियन है वो हुतीज के जो अटैक हैं उन अटैक को कैसे रोका जाए, इसके लिए जो है ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन चलाए। पहले तो अमेरिका और जो यूके हैं शांत रहे, लेकिन बाद में जब देखा कि हमले अमेरिका के ऊपर हुआ है, अमेरिका के शिप के ऊपर हुआ है,
तो ये अमेरिका चाहता भी था कि कोई मौका मिले और फिर हम हुतीस को देखते हैं। अमेरिका ने और कह सकते हैं कि यूके ने सब अटैक कर दिया, एयर स्ट्राइक इनके ऊपर जो है एयर स्ट्राइक किया गया 11 जनवरी 2024। 11 जनवरी 2024 को इनके ऊपर अटैक किया गया। और ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे देश जो हैं इसमें शामिल थे, जैसे कि इनका सपोर्ट मिल रहा है यूएसए हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद बहरीन हो गया, कनाडा हो गया और साथ में नीदरलैंड। ये सारे जो देश हैं इन सारे देशों ने जो है ये अटैक किया है। अब देखिए यहां पर सवाल ये उठता है कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति क्या है, तो मैंने आपको पहले बताया कि जो भारत है उसकी उसका जो ट्रेड है वो भी यहीं से होता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन, अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन है। तो हम इस समय क्या दृष्टिकोण अपनाएं, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली खुला खुला अमेरिका को सपोर्ट करते हैं ये चीज तो गलत है, लेकिन भारत खुल के सामने नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक चैलेंजेस होते हैं। तो क्या किया जाना चाहिए, हमारे एस जयशंकर साहब जो है इस समय ईरान के विजिट पर, और ईरान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान के द्वारा हम सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर रहे हैं चाबहार पोर्ट के द्वारा। एक तो हमारा ये चाबहार का पोर्ट का जो कह सकते हैं प्रोजेक्ट है हमारा वो ईरान के साथ में है। ईरान हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो है जो इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, आगे हम किसी मुद्दे में ये आएगा तब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसका भी ईरान हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं हमें ईरान के साथ एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करना है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए। तो ऐसे में हमारे विदेश मंत्री जो है इस समय वो कहाँ की यात्रा पे है, ईरान की यात्रा पे, ईरान के विजिट के लिए गए। यही उसके पीछे कारण। अब सवाल ये उठता है कि हमारे लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या पॉइंट हैं, वो तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ही करेंगे। और साथ ही साथ जो है तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट लोकेशन ध्यान में रखनी है, जो कौन कौन सी लोकेशन है। तो सबसे पहले तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वेज कैनाल किस किस को कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है, और अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो मैंने आपको डिस्कस किया है। इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। फिर हमें ये देखना है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या हो रहे हैं, इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या हो रहे हैं, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और यहाँ पे हमें एक नई चीज देखने को मिल रही है कि इस समय पूरी दुनिया में ईरान जो है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। ईरान जो है काफी चर्चा में रह रहा है। और सवाल यहाँ पे ये है कि अगर मैं ये क्या यूएस को या इस तरीके से यूके को अटैक करने का अधिकार है? जी हाँ, सेल्फ डिफेंस। तो ये आर्टिकल 51 जो है यूएन का, उसके हिसाब से ये सही है। तो ये यहाँ पे एक लॉ ऑफ द सी भी है जिसे हम समुद्र का कानून कहते हैं। इंटरनेशनल वाटर, अंतरराष्ट्रीय जो समुद्र है, या फिर जो कह सकते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है अंतरराष्ट्रीय समुद्र में, जो इंटरनेशनल सी है उसमें हमें नेविगेशन की एक आजादी है। तो इस प्रकार एक यूएन कन्वेंशन है जिसे हम कहते हैं यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे हम कहते हैं यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रिप्रेजेंट करता है।
अब यहाँ पे मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है, सारी बातें आपके सामने रखी, क्योंकि ग्लोबल इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारी जो नेवीज है लगातार दूसरे देशों के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज करती रहती है, हमेशा उनका जॉइंट एक्सरसाइज बना रहता है। वो जॉइंट एक्सरसाइज क्यों किया जाता है, उसके पीछे उद्देश्य होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन हो, क्योंकि इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम को इंटरनेशनल मिलके ही सॉल्व किया जा सकता है, अकेले सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो कभी ऐसे समुद्र में कोई समस्या हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि नेवीज जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और इस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देती। तो यहाँ पे इसको डिप्लोमेसी के द्वारा सॉल्व किया जाना चाहिए। मैरीटाइम कॉपरेशन की बात आप कर सकते हैं और रूट कॉज को एड्रेस करना है कि रूट कॉज क्या है। तो कोई भी समस्या का हल बातचीत है, बाकी कुछ नहीं। बातचीत को आप कैसे आगे लेके जा सकते हैं, भारत हमेशा इसी के फेवर में रहता है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि भारत को कैसे अपने कॉर्डियल रिलेशन जो है सबके साथ मेंटेन करने हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे इंडिया को क्या करना चाहिए, अपने नेवल प्रेजेंस को इंक्रीज करना चाहिए, अपने नेवल प्रेजेंस को इंक्रीज करना चाहिए। उसके बाद कोलैबोरेशन करना चाहिए इंटरनेशनल नेवल फोर्सेस के साथ में, और हमें एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाना है और हमें एक्टिव डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तैयार करना है, ये हमें ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है कि मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत ज्यादा चीजों को ज्यादा से ज्यादा पेश करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना हमारे एग्जाम में हमारी समझ के लिए जरूरी है उतनी सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी। अब हम थोड़ा कह सकते हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमें ज्योग्राफी में प्रीलिम्स से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, ये जो लोकेशन है जिसको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये काफी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो मैंने आपको बताया यमन में है। और यमन में भी कहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। और गेटवे ऑफ द रेड सी लाल सागर का वो यही है। और ये सदर्न मोस्ट टिप है लाल सागर का, दक्षिणतम सिरा है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबल मंदेब कनेक्ट्स, तो बाबल मंदेब कनेक्ट्स रेड सी टू गल्फ ऑफ अडन। बाबल बाब अल मंदेब किस किस को कनेक्ट करता है, रेड सी से गल्फ ऑफ अदन को कनेक्ट करता है। ये प्रश्न अगला ज्योग्राफी में आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रेड सी जो बॉर्डर है, लाल सागर का जो बॉर्डर है, ये किसको कनेक्ट नहीं करता है, ठीक है। रेड सी का जो बॉर्डर है वो किसको कनेक्ट नहीं करता है, तो आप ध्यान रखना है रेड सी का जो बॉर्डर है वो इथोपिया को कनेक्ट नहीं करता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को, इथोपिया को कनेक्ट नहीं करता है। ये किसको कनेक्ट किस किस को कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिबूती, इरिट्रिया, ठीक है, इजिप्ट। देखिए आप कौन कौन से देश है बॉर्डर में, देखिए आप जिबूती है, इरिट्रिया है, सूडान है, इजिप्ट है, इधर सऊदी अरब है। आप बॉर्डर देख लीजिए। तो ये आपको खास मैप का यहाँ पे ध्यान रखना। तो इन देशों का ऑप्शन होगा तो आप समझ जाएंगे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर रेड सी के साथ किसका है, सबसे बड़ा बॉर्डर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजिप्ट का, आप देख सकते हैं इजिप्ट का, सूडान का है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे तो सबसे बड़ा बॉर्डर आपको दिख रहा है इजिप्ट का, सबसे बड़ा बॉर्डर तो वैसे देखिए सऊदी अरब का है, ये साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इजिप्ट का है और सूडान का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे प्रीलिम्स से पूछे जाएंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने आपको आपके सामने जो है वो बता दिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको
मैप डिस्कस कर ही दिया है आपके साथ में। ये जो मैप है मैंने डिस्कस किया है कि इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कितना यहाँ पे अगर 26 डेज लग रहे हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे 36 डेज जो है वो लग जाएंगे। कितना, 10 दिन का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये एक दूसरा मैप है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं। ये स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल जो है ये वाली, ये जो है आप देख सकते हैं इजिप्ट में है। इजिप्ट में है स्वेज कैनाल, और ये इरिट्रिया है यहाँ पे, रेड सी, और उसके बाद फिर जो है यमन यहाँ पे है, और ये जिबूती यहाँ। जिबूती का भी काफी, जिबूती वैसे एक बहुत छोटा देश है, लेकिन छोटे देश आजकल बहुत माइक्रो पावर के रूप में सामने आ रहे हैं। इंटरनेशनल जो रिलेशंस है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। छोटा होने से मतलब नहीं होता है, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है। तो ये जिबूती में आप देखेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज ने अपना नेवल बेस जो है यहाँ पे बना रखे हैं। और नेवल बेस बनाने का मतलब ये होता है कि उनकी नेवी का प्रेजेंस रहता है, कि अगर कोई सिचुएशन हो तो तुरंत जो है उस सिचुएशन को एड्रेस कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है नेवल बेस जो है यहाँ पे फिर से मैंने इस मैप में यही बताने की कोशिश की है कि बाबल मंडेब कहाँ पर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एक और मैप है। ये सभी मैप से उद्देश्य मेरा यही है कि आप इनसे समझ पाए और जान पाए। अब देखिए यहाँ पे जो है, ये देखिए यहाँ पे ये गाजा स्ट्रिप है, ये वाली, यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे तेल अवीव है। ठीक है, हम पहले इस चीज को देख चुके हैं। बट यहाँ पे देखिए डेड सी है, ये क्या बोल सकते हैं, मृत सागर जिसको हम बोलते हैं। और ये आप देखिए जो स्वेज जो है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है स्वेज नहर, स्वेज से और पोर्ट सईद तक जाती है। ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा, ये किसको कनेक्ट करती है। ये नहर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, इंटरनेशनल जो कह सकते हैं कि ट्रेड में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। यहाँ पे ये जो है सिनाई पेनिनसुला है, ये यहाँ पे, और यहाँ पे मिस्र है, इजिप्ट की जो राजधानी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है, ये आपके सामने लोकेशंस हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। जैसे कि हम चौक पॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो उसमें ये सारे जो चौक पॉइंट्स हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे समझते जाएंगे। बट अभी हमने जो चौक पॉइंट समझा है, ये देखिए आप यहाँ पे, ये वाला बाबल मंदिर के बारे में, ये सारे दुनिया के चौक पॉइंट हैं। ठीक है, जिन्हें हम चौक पॉइंट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में जो है इस समय जो रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो देख सकते हैं इसके कुछ खास उदाहरण आपको मिलेंगे कि जो थाईलैंड है वहां पे मीट की जो प्राइस है वो काफी बढ़ गए, देखिए आप। ठीक है, उसी प्रकार से वियतनाम में देखेंगे तो वहां पे जो है कह सकते हैं मोबाइल फोन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके प्राइसेस बढ़ गए। जापान में कारों के प्राइसेस बढ़ गए उसके कारण। ये सारी जगह जो है क्या क्या असर हो रहा है, ये इसका खामियाजा जो है पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है इन अटैक के कारण। तो ये यहाँ पे स्थिति जो है वो मैंने आपको समझाई है इसके बारे में। और ये टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैंने बहुत सारी चीजें जो है आपको समझा दी हैं संक्षेप में, जिससे कि जो है आप आंसर दे पाएंगे और चीजों को समझ भी पाएंगे। ठीक है बेटा, तो